हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट पीजीटी का जनरल सेक्शन हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो पेपर रहेगा वो पीजीटी का है 2019 का पेपर। पीआरटी और टीजीटी मैंने करा दिया है 2019 से लेकर 2023 तक, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो बच्चे पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एचटेट के अंतर्गत जो है क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। पीआरटी टीजीटी पीजीटी सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल हो जाता है पीजीटी के अंतर्गत, और पीआरटी में थोड़ा सा लो रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एचटेट है कुछ भी पूछ लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑप्शन, पड़ोसी, सुधीजन, सरलतापूर्वक और द्रव्यभूत। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, देखो सफलतापूर्वक तो आप सबने सुना ही होगा, तो उसमें जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो यहाँ पर सरलतापूर्वक के अंतर्गत भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो कैसे लिखेंगे हम सरलतापूर्वक? सरलता पूर्वक। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत बताना है। यहाँ पर भी हमें गलत बताना है। ठीक है, एचटेट में मोस्टली क्वेश्चन नेगेटिव ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किसका संधि विच्छेद गलत है। सबसे पहला है विश्व प्लस एकई बन गया विश्व एकई। देखो आप सबको पता ही होगा, एक मिनट गाइस, देखो यहाँ पर है विश्व जमा में एकई। देखो तो ये कौन सी संधि हुई? ये हमारी हुई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी होती है? जब आपको ए या फिर आ के साथ ए या फिर आई दिख जाए तो वहाँ पर हमारा आई बन जाता है, यानी बड़ी आई। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाली मात्रा आएगी। कौन से वाली आएगी? ए के ऊपर जो है मात्रा आएगी तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पर ये असंगत है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहाँ पर होती है? जहाँ पर ए या आ के साथ ए या फिर आई हो तो आई बन जाती है, या फिर ए या आ के साथ ओ या फिर औ हो। क्या हो? औ हो, वहाँ पर क्या बन जाता है? औ बन जाता है। यानी जहाँ पर भी आपको आई की मात्रा और ओ की मात्रा, औ की मात्रा दिख जाए, यानी वृद्धि यानी कि बड़ी, वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ये बनेगा हमारा विश्व धन एकई, ये हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अधम जमा में ऋण क्या होता है? अधम ऋण। तो ये कौन सी संधि है? ये हमारी है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। किस प्रकार है ये गुण संधि? गुण संधि के अंतर्गत 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? अगर आपको पहला होता है, अगर आपको ए या फिर आ के साथ ई या फिर बड़ी ई दिख जाए तो वो हमारा आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई बन जाता है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखे नर, नर जमा में इंद्र, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, नर जमा में इंद्र हमारा क्या हो जाएगा? नरेंद्र। तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। तो जहाँ पर भी आपको एक ही मात्रा दिखाई दे, देखो मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको मैं तीनों रूल एक में बता सकूँ। ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र। यानी कहीं पर भी अगर आपको एक ही मात्रा दिखती है तो वो हमारी होगी गुण संधि। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ए या फिर आ के साथ आपको ऊ या फिर बड़ा ऊ दिख जाए, ऊ या फिर बड़ा ऊ दिख जाए तो वो हमारा बन जाता है ओ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार। देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तीसरी हमारी होती है, अगर ए या फिर आ के साथ आपको री से ऋषि दिख जाए तो हमारा बन जाता है अर, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है?
अधम, मैं में ए है और री, ये क्या बन जाता है, रे बन जाता है, अर बन जाता है, तो अधमृन। तो ये हमारी होगी गुण संधि। ठीक है, जो जिसकी 3 पहचान होती है, या तो आपको ए दिख जाए, या फिर आपको ओ की मात्रा दिख जाए, या फिर आपको अर दिख जाए, या फिर री की ये वाली मात्रा दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि। ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 ही होती है गुण संधि के अंतर्गत, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है परि जमा में कृत, यानी परिधन कृत। तो ये बन गया परिष्कृत। तो ये हमारी कौन सी संधि का पहचान है, ये हमारी है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि में बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ये हमारी है व्यंजन संधि। इसमें कौन सा है, अगर आपको किसी भी उपसर्ग में, देखो ये प्री क्या है, एक उपसर्ग है। अगर किसी भी उपसर्ग के बाद क्या होगा, अगर किसी भी उपसर्ग के बाद आपको क्रिया बन मिल जाए, क्री से कोई भी क्रिया मिल जाए, ठीक है, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, वो से षटकोण वाले में चेंज हो जाता है। जैसे परी हमारा एक उपसर्ग है, कैसे कृत हो गया और ये से षटकोण वाले में चेंज हो गया, ये हमारा हो गया परिष्कृत। यानी ये हमारी कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तत् जमा में अनंतर, ये क्या हो गया, तदंतर। ये भी हमारी कौन सी संधि की पहचान होती है, ये भी हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी है, व्यंजन संधि है। इसके अंतर्गत कौन सा यूज़ किया गया है, इसके अंतर्गत है जब भी आपको क्या दिया हो, मतलब कि पहला वर्ण जो है तीसरे के अंतर्गत चेंज हो जाता है। जैसे कै का घ में चेंज हो जाता है। ठीक है, च का झ में चेंज हो जाता है, बहुत बार पूछी जाती है ये वाले भी। तय का किस चीज़ में चेंज हो गया, द में। जैसे कि तय का किस चीज़ में चेंज हो गया, द में। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, यानी पहला वर्ण जो है तीसरे के अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो इसका जो आंसर होएगा, जो कि गलत है, तो वो मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, विश्व जमा में एकई। क्या होगा, विश्व जमा में एकई, कि विश्व एकई। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग का योग नहीं हुआ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन की सिर्फ एक ही पहचान होती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आएगा। जब भी आपको 2 उपसर्ग बोले जाए तो आपको जो भी शब्द दिया जाए उसको टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करें, जितना आपसे टूट सकता है, तभी पता चल जाएगा। देखो सबको पता है बै और अगर यह है तो कौन सा उपसर्ग होता है, हमारा वी उपसर्ग होता है। देखो वी ये है हमारा व्युत्पत्ति, तो क्या हो जाएगा, वी जमा में उत जमा में पति। तो यहाँ पर वी और उत 2 उपसर्ग हो गए। ठीक है, व्याधि में देखो, व्याधि में क्या हो गया, एक तो वी हो गया और एक क्या हो गया, आ, वी और आ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं व्यापादित में क्या हो गया, वी और फिर आ। लेकिन जो हमारा विनाशिक है, इसको तोड़ के देखो तो क्या हो जाएगा, वही और नासिक। तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा, बस यहाँ पर शब्द नहीं टूट रहा है, तो ये बस इस तरह टूट सकता है, वैनाश जमा में इक। यहाँ पर इक प्रत्यय का जो है यूज़ हुआ है, यहाँ पर 2 उपसर्ग का यूज़ नहीं हुआ है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में आपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा आपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो कौन सा नहीं हुआ, तत्पुरुष समास, जिसमें तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होते हैं, जो कि हमारे 8 कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से। तो अपादान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से। ठीक है, या फिर के लिए। तो हमें बताना है कि किस में यूज़ नहीं हुआ। सबसे पहला है जन्म रोगी। तो जन्म रोगी क्या हो गया, जन्म से रोगी। ठीक है, जल जात यानी जल से कोई भी चीज़ उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं। राजद्रोह किससे रिलेटेड हो गया, देशद्रोह से, यानी देश से द्रोह करना। तो ये भी है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें जो है अपादान तत्पुरुष नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पदाक्रांत में जो है अपादान तत्पुरुष नहीं है। नेक्स्ट है
आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद अंकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा विशेषण हुआ है। सबसे पहला है निश्चित संख्यावाची। संख्या आप सबको पता है, संख्या क्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी संख्यावाची, ठीक है। तो जिसे हम गिन सकते हैं जिनको, और वो निश्चित संख्या अगर हमें दे रखी है तो वो हमारी होती है निश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित क्या होता है, जिसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन वो नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल हज़ारों लोग। तो देखो ये अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि कितने हज़ार है, 10,000 है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ठीक है। सैकड़ों लोग, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाची, यानी इसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने हैं। और निश्चित संख्यावाची कैसे हो जाएंगे, जैसे 200 सेब, तो ये हमने गिन रखी है तो ये हमारी हो जाएगी निश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक है। अब हमारा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित है, निश्चित जिसकी वैल्यू निश्चित दे रखी है, जो कि स्टिक है अपने पर, ठीक है। लेकिन परिमाणवाचक क्या होता है, जिसको मापा जा सकता है, जैसे इसमें मापा, तापमान को हम मापते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा विशेषण हुआ है, तो तापमान कितना हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मापा गया है। और कितना मापा गया, 35 डिग्री मापा गया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग आप सबको पता ही है, मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अव उपसर्ग का प्रयोग किसके अंतर्गत हुआ है, ये क्या है अवाच्य। अवाच्य तो यहाँ पर किस चीज़ का हुआ है, ए का हुआ है। अवधि, अवधि में किसका हुआ है, अव का हुआ है। अवचन, यहाँ पर अवचन में क्या हुआ है, बोलने से ही पता चल रहा है ए का हुआ है। अवनिष्ठ में क्या हुआ है, अवि का हुआ। तो जो हमारा आंसर होएगा अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, अवधि के अंतर्गत जो है अव उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, यानी हमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, जो कि अपने आप में विशिष्ट होती है, ठीक है। नाम है किसी का एक ही होगा, ठीक है, तो वो जो है एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हमें गलत बताना था। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है, यानी अनंत का मतलब होता है कि बहुत सारी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि इनफाइनाइट हो सकती है, तो उसी तरह से तो अनंत भी हो सकती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है। देखो यौगिक क्या होता है, किसी भी चीज़ का जमा करना, किसी भी चीज़ को ऐड करना, ठीक है, जो किसी चीज़ से मिलकर बनी हो। और भाववाचक संज्ञाएं बतानी है। भाववाचक संज्ञाएं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, तो जो किसी से मिलकर बनी है वो होती है। लेकिन ये जो ईर्ष्या है, रोग है, जन्म है, मृत्यु है, तो ये तो अपने मूल रूप में है, ये किसी से मिलकर थोड़ी ना बनी है भाई। जन्म तो जन्म ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मानवता है, तो ये मानव प्लस ता से मिलकर बनी है, तो ये हमारी होगी यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, यानी जो कि किसी से मिलकर बनी है। ये जो ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु है, ये हमारी मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट गलत दे रखी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट ऑप्शन पे देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत बोला है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक के अंतर्गत जो है चेंज किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कहाँ पर कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारे 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, कितने, 2 तरह के, कौन कौन से, एक तो हमारे होते हैं कृत प्रत्यय, एक हमारे होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो कि क्रियाओं से बने, किससे बने, क्रिया या फिर धातु से बनते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सवर्नाम,
और विशेषण से बनते हैं। ठीक है, विशेषण से बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमें भाववाचक कृत प्रत्यय यानी क्रिया से कौन सी नहीं बने हैं। सब देखो, सबसे पहले है प्रोसिया, छिड़काव, गड़गड़ाहट, पछतावा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया कौन सी है। जो क्रिया से है वो तो बने ठीक है, और जो नहीं बना है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, छिड़काना भी क्रिया होती है, गड़गड़ाहट भी क्रिया होती है। यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी हो रही है। क्रिया क्या होती है? जहाँ पर भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, पछताना भी एक क्रिया होती है। तो ये जो प्रोसिया है, तो ये हमारी जो है क्या होता है, ये हमारा सवर्नाम होता है। क्या होता है? सवर्नाम। सवर्नाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसिया हो गया, यानी जो प्रोसने वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ये हमारा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा संधि गलत है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उपनिषद प्लस में मीमांसा। मीमांसा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धन मूर्ति, ये क्या हो जाएगा? विधुन मूर्ति, बिल्कुल ठीक है। षठ धन मास, क्या हो जाएगा? क्षण मास। देखो, षठ नहीं होता है, ये हमारा षट होता है। क्या होता है? षट होता है। क्या होता है? षट होता है। तो जो हमें गलत बताना था इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ? तो यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञाएं दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा विशेषण से नहीं हुआ है। तो विशेषण तो आप सबको पता ही होगा, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सवर्नाम की, क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन देखते हैं। नकटापन, अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये नकटा नकटी है, तो ये क्या हो गई? किसी की विशेषता हो गई, या फिर किसी की वो हो गई, अच्छाई हो गई। ठीक है, तो ये भी हमारी विशेषणवाचक शब्द से बनी है। नेक्स्ट है शाणापन, भाई शाणा किसी को बोलते तो विशेषता बताते, तो ये भी विशेषणवाचक से बना है। गोरापन, भाई ये व्यक्ति गोरा है, तो ये भी विशेषण से बना है। लेकिन अपनापन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा अपनापन, क्या है हमारा? ये सवर्नाम से बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। यहाँ पर हमें बताना है कि इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो देखो, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? देखो कौन कौन सी होती है। एक हमारी होती है मूलावस्था, एक हमारी होती है उत्तरावस्था, एक मिनट गाइस, एक हमारी कौन सी होती है? उत्तरावस्था, और एक हमारी होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, उत्तम अवस्था, ये समझ जाना भाई, वह है ये उत्तम अवस्था। ठीक है, देखो मूलावस्था के अंतर्गत क्या होता है? इंसान जो है अपना खुद का कंपैरिजन अपने साथ करता है, जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, तो ये हमारी क्या हो गई? ये क्या हो गई? मूलावस्था, यानी अपनी बड़ाई खुद करना, अपना कंपैरिजन खुद से ही करना, भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, दूसरी हो गई उत्तरावस्था। उत्तरावस्था के अंतर्गत जो है 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है कि मैं नेहा से बहुत अच्छी हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी राम जो है सीता से बहुत अच्छा है, तो इस तरह का कंपैरिजन किया जाता है 2 के बीच में। और अगर उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा? ये होता है कि मैं सबसे अच्छी हूँ, भाई फॉर एग्जाम्पल सीता सबसे अच्छी है, तो ये हमारी हो जाएगी उत्तम अवस्था, यानी जो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसमें बोला है कि मोनू सबसे घटिया है, तो इसमें सबसे यानी सबसे है, तो ये मैंने कहाँ पे बताया था? उत्तम अवस्था के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया के संबंध में असंगत चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहला है, गुण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है।
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गौण क्रम क्या होता है। देखो, इसके अंतर्गत दो क्रम होते हैं, जैसे मैंने राम को पुस्तक दी। इसके अंतर्गत दो क्रम होते हैं। क्रम क्या होते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या हो गए? एक तो राम हो गया क्रम, एक क्या हो गया? पुस्तक दी। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत दो तरह के क्रम होते हैं। एक हमारा होता है मुख्य क्रम, एक हमारा होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हमारा होता है मुख्य क्रम, एक हमारा होता है गौण क्रम। मुख्य क्रम का जवाब आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर आप क्या लगा कर देख सकते हो। अगर आपको क्या का उत्तर मिल गया तो वो मुख्य क्रम है। देखो, मैंने राम को क्या दी, तो आ गया हमारा पुस्तक दी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? गौण क्रम। एक और पहचान है, गौण क्रम के बाद हमेशा को का चिन्ह आता है। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है कि गौण क्रम के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये क्रिया हो गई हमारी दी, तो इससे अपेक्षाकृत दूर है और इसके साथ को चिन्ह है। तो आपको मुख्य क्रम और गौण क्रम समझ आ गया होगा। ठीक है, जो मुख्य क्रम होता है वो किसका होता है? क्या से संबंधित होता है। और अगर हमें पहचानना हो कि गौण क्रम कैसे पहचाने, तो ये आपको जवाब देगा किसको। अगर किसको, फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसको पुस्तक दी? मैंने राम को पुस्तक दी। तो अगर किसको का जवाब मिले तो हमारा गौण क्रम है, और अगर हमें क्या का जवाब मिले तो हमारा मुख्य क्रम है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं अब हमारे। पहला है गौण क्रम के साथ को चिन्ह जुड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने राम को पुस्तक दी, राम के साथ को चिन्ह जुड़ा है और ये क्रिया से दूर होता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में दो क्रम है, अगर एक वाक्य के अंतर्गत दो क्रम है, मान लेते हैं मुख्य क्रम है और गौण क्रम है, तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है। नहीं, मुख्य क्रम का उत्तर हमें कब मिलता है? जब हम क्या का प्रश्न करते हैं। ठीक है, उस तरफ हमें मुख्य क्रम का उत्तर मिलता है। किसको करने पर तो हमें किसका उत्तर मिलता है? गौण क्रम का। ठीक है, ये याद रखना है। बिल्कुल पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, तो इसके अंतर्गत हमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ने से ही हमारी नॉलेज ही इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, जहाँ पर भी कर्म आता है वो कौन सी क्रियाएं होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। आना, उड़ना, तैरना गत्यार्थ पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कौन सी है? अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध चुनना। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। सबसे पहला दे रखा है द्रष्टव्य, ये गलत हमारा। कैसे लिखा जाता है द्रष्टव्य? द, ये वाला रे आता है इसके नीचे, द्रष्टव्य। ठीक है, ये वाला रे आता है। नेक्स्ट है, परिशिष्ट नहीं होता, ठह नहीं होता, यहाँ पे ट होता है। क्या होता है? ट होता है। परिशिष्ट ट होता है। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारा आदिष्ट, यहाँ पर भी ठह नहीं होता, यहाँ पर भी ट होता है। अंत्येष्टि हमारा ठीक है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन चुनना है, यानी हमें बताना है कि कौन सा गलत है लिंग विचार की दृष्टि से। सबसे पहला है, फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है। अब देखते हैं इसके पीछे ना, आप सेंटेंस बना के देख लिया करो जब भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग देखना है। देखो, फौज होती है, ठीक है, होती है, होता नहीं है। ठीक है, फौज होती है तो ये भी स्त्रीलिंग होगी। भीड़ होती है, सरकार गिरेगी, तो ये हमारी स्त्रीलिंग होगी। बिल्कुल ठीक है भाई, इनके पीछे ई आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। बिल्कुल ठीक है, लिंग जो है विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, यानी परिवर्तन होता है। बिल्कुल ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है।
देखो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से ही विकार नहीं होता, बहुत तरह से परिवर्तन हो सकता है। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। वचन की दृष्टि से हो सकता है, बहुत तरह से होता है, केवल लिंग की दृष्टि से नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद है। बिल्कुल ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो कि हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है, वर्ण कौन सा है। देखो एक ही पार्श्विक वर्ण होता है, वो हमारा होता है ल, यानी ऑप्शन नंबर 4। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? जो कि बोलते वक्त मुंह से हवा बाहर निकलते, बोलोगे तो मुंह से हवा जो है बाहर निकलते हैं, वो हमारी कौन से होते हैं? पार्श्विक वर्ण। यहाँ पर हमारा 2019 का पीसीटी का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट्स भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइज़।